हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का 7वां अध्याय क्या निराश हुआ जाए का अगला भाग देखेंगे। बच्चों, यह एक निबंध है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यदि आप लोगों ने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें ताकि यह निबंध आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इस पर वीडियो बनाया गया है, लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आगे लेखक कहते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतनी ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो लेखक यहाँ लोगों से कहना चाहते हैं कि जब हम किसी के दोष को देखते हैं तो हमें उसका पर्दाफाश करना चाहिए। पर्दाफाश करना शब्द का अर्थ होता है बच्चों भेद खोलना। तो लेखक कहते हैं कि यदि हमें कहीं बुराई दिखाई देती है या किसी के बुरे आचरण दिखाई देते हैं तो हमें उसका भेद खोलना चाहिए, यानी किसी के गलत कर्म को हमें उजागर करना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके बारे में हमें सभी को बताना चाहिए। साथ ही कहते हैं, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो बच्चों यहाँ देखिए, आचरण शब्द का क्या अर्थ होता है। आचरण शब्द का अर्थ है बच्चों व्यवहार। यदि कोई आपको किसी के गलत व्यवहार के बारे में बताता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें रस लेने लग जाते हैं, यानी बहुत ही रुचि के साथ उसे सुनते हैं, उससे आनंद उठाते हैं और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लेते हैं। दोषोद्घाटन मतलब क्या होता है बच्चों? दोषोद्घाटन यानी कमियों को दिखाना। दोषोद्घाटन मतलब क्या होगा? कमियों को दिखाना। तो जब हम किसी की कमियों को दिखाते हैं या उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में कुछ बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही आनंद के साथ उसे सुनते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके किसी के द्वारा किए गए व्यवहार के गलत पक्ष को हम आनंद के साथ उजागर करते हैं। यह सबसे बुरी बात है। और जब हम किसी की अच्छाई को छुपा लेते हैं वह और भी बुरी बात है। हमें कभी भी किसी की अच्छाई को नहीं छुपानी चाहिए। तो आज समाज में ऐसे लोग हैं जो किसी के गलत व्यवहार को, किसी की बुराइयों को बढ़ चढ़ करके रस लेकर के सुनते हैं और सुनाते हैं। लेकिन वहीं लोग क्या करते हैं, किसी की अच्छाइयों को दबा लेते हैं। वह उसकी अच्छाइयों को नहीं बताते, उसकी अच्छाइयों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि यह तो और भी बुरी बात है कि हम गलत चीज़ों को रुचि लेकर के सुन रहे हैं और अच्छी चीज़ों को स्वयं तक ही सीमित कर रहे हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो सैकड़ों घटनाएं समाज में जो है वह अनेकों घटनाएं घटती हैं। तो हमें जो अच्छी बातें होती हैं वह सभी के सामने रखना चाहिए, सभी को बताना चाहिए। इससे क्या होगा, लोकचित्त। यहाँ देखिए एक शब्द प्रयोग किया गया है बच्चों, लोकचित्त। इसका अर्थ होता है
आम जनता को प्रसन्न करने वाला। आम जनता को प्रसन्न करने वाला। तो बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है समाज में जिससे लोग अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमें ऐसी घटनाओं को लोगों के सामने अवश्य रखना चाहिए। जिससे क्या होगा बच्चों, अगर हम ऐसी बातें समाज में रखेंगे, लोगों की अच्छाइयों को समाज में रखेंगे, तो इससे लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। उनकी सराहना हो तो दूसरों का स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। यदि हम किसी और की सराहना करते हैं तो उससे क्या होता है, दूसरों का स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। तो आज समाज में इन सब चीज़ों की अत्यधिक आवश्यकता है। आगे लेखक बताते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गर्मी थी। मैं चकित रह गया। अब देखिए, लेखक अपने साथ घटित हुए एक घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार वह टिकट ले रहे थे कहीं जाने के लिए और उन्होंने 10 की जगह 100 का नोट दे दिया। अब बच्चों, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो लोग क्या करते हैं, पैसे रख लेते हैं, वापस नहीं करते। बहुत कम ही लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ईमानदार कम और बेईमान लोग अत्यधिक हैं। तो बच्चों, यहाँ लेखक जो हैं वह अपने जीवन की एक सच्ची घटना को हमारे सामने लाकर रख दिया है और उन्होंने हमें बताया है कि इस संसार में बुराई के साथ अच्छाई भी है, यानी बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी हैं। जिस प्रकार वह टिकट मास्टर जो है वह उन्हें पहचानता हुआ उनके पैसे वापस कर गया, वैसे लोग आज भी इस धरती पर हैं। तो इसीलिए हमें अच्छाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए, ना कि बेईमानी, झूठ, इन सब के पीछे भागना चाहिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई हैं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक क्या कहते हैं कि इस दुनिया में बेईमानी, ठगी, झूठ, चोरी, इन सब के साथ सच्चाई और ईमानदारी भी वास करती है। बहुत सारे लोग इस धरती पर सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं कैसे कह दूं कि इस दुनिया से ईमानदारी और सच्चाई खत्म हो गई है। लुप्त होना यानी खत्म होना। लुप्त होना यानी क्या होगा बच्चों? खत्म होना या समाप्त होना। तो लेखक कहते हैं मैं कैसे कह दूं। तो ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में घटती है। तो बच्चों, इसलिए लेखक कहते हैं कि चाहे कितनी भी ठगी या वंचना जैसी घटनाएं, वंचना मतलब होता है बच्चों धोखा, वंचना मतलब होता है धोखा, तो ऐसी घटनाएं कितनी भी घटित हुई हों, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की जो शक्ति है वह इनसे ऊपर है। तो वह एक बार बस से यात्रा कर रहे थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इस घटना में। लेखक बताते हैं बस खराब थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब देखिए, उस समय
जिस समय समाज में सभी तरफ चोरी, डकैती, ठगी जैसी घटनाएं आम थी, उस समय वो बस से यात्रा कर रहे थे और बस रात में रुकी। तो ये जाहिर सी बात है बच्चों की डर तो ज़रूर ही लगा होगा। तो सभी लोग डरे हुए थे और कंडक्टर उतर के साइकिल से चला गया। तो लोग और डर गए कि आखिर वह कहाँ गया, वो हमें छोड़ के भाग तो नहीं गया, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। तो मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं जो हैं वह आने लगती हैं, क्योंकि लोग इतनी सारी घटनाओं को देख करके आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना भूल गए थे। इसीलिए सबके मन में एक डर सा था। आगे लेखक बताते हैं, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इस तरफ एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो बच्चों, अगर सुनसान रास्ते में इस तरीके से गाड़ी खराब हो जाए, है ना, और कंडक्टर भी चला जाए, तो एक मन में भय तो होता ही है। और वो समय भी सही नहीं था। तो लेखक भी अपने बच्चों के साथ डर रहे थे कि कहीं उनके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए। आगे बताते हैं, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उससे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़े दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो देखिए बच्चों, ये जो घटना है वह काफ़ी भयभीत कर देने वाली घटना थी और इस घटना से सभी लोग भयभीत भी हो गए थे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और उस समय चोर, डाकू, इन सब का भय जो है वह लोगों में लगा रहता था। तो जब कंडक्टर उन्हें छोड़ करके गया तो उनके मन में यही भय था कि अरे कहीं वो डाकुओं को न ले आए, कहीं हमारे सामान न लूट लिए जाए। तो इस प्रकार के भय की वजह से उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को पकड़ लिया और ड्राइवर को पीटने का विचार बनाया, जबकि यह सही नहीं था। लेखक को यह बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने जैसे तैसे करके लोगों से ड्राइवर की रक्षा की, उसकी जान बचाई और कहा कि हमें इनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। और फिर थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि कंडक्टर जो है, जो साइकिल चला के गया था, वह एक नई बस लेकर के आया है और उसमें सभी को ले गया। अब बच्चों, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है, कातर मुद्रा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ वो शब्द है कातर मुद्रा। कातर मुद्रा का अर्थ क्या होता है? कातर मुद्रा का अर्थ है बच्चों डरी हुई दशा,
डरी हुई दशा। अब बेचारा जो बस ड्राइवर था वो भी डरा हुआ था, लेकिन वह लोगों को छोड़ करके भागा नहीं था। उसने अपने कंडक्टर को भेजा था कि जाकर के एक नई बस लाए, क्योंकि वह बस चलने लायक नहीं थी और लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाना ज़रूरी था। बच्चों, जब हम बस से यात्रा करते हैं तो हमारी सुरक्षा हमारे साथ साथ बस ड्राइवर और कंडक्टर के हाथों में होती है और हमें उन पर विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना होता है। तो लेखक कहते हैं कि ये सारी घटनाएं जब घटित हुईं तो उनके मन में भी काफ़ी डर था, लेकिन उन्होंने अपने डर को उजागर नहीं होने दिया। साथ ही उस बस ड्राइवर को भी लोगों से बचाया। और फिर जब कंडक्टर नई बस लेकर के आया, लोग उस पर गए, तो लोगों को उन पर विश्वास हुआ कि आज भी अच्छाई और ईमानदारी लोगों में जिंदा है। फिर कहते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अगर बच्चों मनुष्यता नहीं होती तो क्या वो बस ड्राइवर और कंडक्टर उनकी मदद करते? वह उन्हें छोड़कर चले जाते, उनका क्या जाता। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं कि मैं कैसे कह दूं कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। मनुष्यता कहने का अर्थ है बच्चों इंसानियत। मैं कैसे कहूं कि आज लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है? मैं ऐसा तो कह ही नहीं सकता। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो बताइए बच्चों, क्या जीवन में किसी के ऐसी घटनाएं घटेंगी तो क्या वो उसे भूल जाएगा? जब उनके बच्चे भूखे प्यासे थे तो कैसे वो बस कंडक्टर जो था वो उसके लिए दूध और पानी लेकर के आया था। तो कैसे कह सकते हैं कि आज लोगों में दया और माया नहीं रहा? तो बच्चों, ऐसी घटनाएं जो हैं वह हम सब के जीवन में भी घटित होती हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है? यदि याद हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आपको किसी की ज़रूरत हो और कोई आपकी मदद के लिए आगे आया हो। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बधाई। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, लेखक क्या कहते हैं? उन्होंने अपने जीवन में धोखा भी खाया है, उनके साथ विश्वासघात भी हुआ है। यहाँ देखिए शब्द है ठगा। ठगा मतलब धोखा खाना या छला जाना। तो लेखक को कई बार छला भी गया है, उनके साथ विश्वासघात भी हुआ है। विश्वासघात यानी कि धोखा। विश्वासघात शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? धोखा। तो उनके साथ धोखा भी हुआ है और उन्हें कष्टकर यानी उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जो कष्ट देने वाला है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि लोगों ने लेखक के साथ धोखा भी किया, बुरी घटनाएं भी उनके साथ घटी। अगर वह उन्हीं को याद करते रहें तो यह जीवन कैसा हो जाएगा? यह जीवन कष्टकारक हो जाएगा। कष्टकारक यानी कष्ट देने वाला, दुख देने वाला। तो जीवन को काटना क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत ही मुश्किल। अगर हम सिर्फ
बुरी चीज़ों को ही सोचते रहेंगे, अपने साथ हुए बुरे घटनाओं को ही याद करते रहेंगे, तो हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। हमारे जीवन में तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो हम उन अच्छी चीज़ों के बारे में क्यों ना सोचें? क्यों हम इन कष्टकर चीज़ों के बारे में सोचते सोचते दुखी रहें? इसीलिए कहते हैं कि ऐसी भी घटनाएं बहुत सी हैं जो निराश मन को क्या करता है? ढांढस दिलाता है। ढांढस शब्द का अर्थ होता है बच्चों तसल्ली। यानी जीवन में ऐसी भी घटनाएं घटती हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, हिम्मत देती है। और उन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की एक प्रार्थना याद आती है, जिसमें वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, अगर मुझे इस संसार में कभी नुकसान उठाना पड़े या धोखा खाना पड़े तो मुझे शक्ति देना कि मैं कभी भी आपके ऊपर संदेह ना करूं। विधियाँ मतलब तरीका। तो बच्चों यहाँ लेखक कहते हैं कि मनुष्य की जो बनाई हुई विधियाँ हैं, जो तरीके हैं, जो नतीजे हैं, है ना, उन्हें बदलना होगा। समय के साथ बदलाव का आना ज़रूरी है। समय के साथ जब बदलाव आएगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। पुरानी बातों को छोड़ करके लोग जीवन में नए सोच, नए विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अंत में कवि कहते हैं कि मेरा मन, ऐ मेरे मन, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यह निबंध यहीं समाप्त होता है। निबंध आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।